आज के इस विशेष अन्वेषण में आपका स्वागत है। हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डाल रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों से थोड़ा हटकर रहता है, लेकिन जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ये है 1946 की कैबिनेट मिशन योजना। हमारे पास इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और हमारा लक्ष्य है भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले के उस नाजुक दौर को समझना। वो उम्मीदें, वो तनाव, जब शायद एक संयुक्त भारत का सपना आखिरी बार गंभीरता से मेज पर रखा गया था। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब किस माहौल में हो रहा था। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी जुलाई 1945 में, और वो सैद्धांतिक रूप से भारत को आजादी देने के लिए ज्यादा तैयार दिख रहे थे। हाँ, लेबर पार्टी का रुख थोड़ा अलग था। जी, लेकिन भारत में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मतलब कांग्रेस एक संयुक्त स्वतंत्र भारत चाहती थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, बिल्कुल साफ। तो इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार पर बहुत दबाव था कि भाई सत्ता हस्तांतरण का कोई रास्ता निकालो जल्दी। तो इसी दबाव के चलते कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई। ये इसका मकसद क्या था? सिर्फ बातचीत करना था या कोई ठोस प्लान देना था? घोषणा तो हुई 19 फरवरी 1946 को सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पैथिक लॉरेंस ने की, और मकसद सिर्फ बातचीत से कहीं ज्यादा था। इसका बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य था भारतीय नेताओं के साथ मिलकर भारत के लिए एक नया संविधान बनाने की प्रक्रिया पर सहमति बनाना और साथ ही एक अंतरिम सरकार का गठन करना। अच्छा। हाँ, ये एक हाई लेवल मिशन था। मतलब ब्रिटिश सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही थी। माहौल ऐसा था कि अब टालमटोल की गुंजाइश ही नहीं थी, कोई ना कोई समाधान खोजना ही था। और ये हाई लेवल मिशन फिर भारत का पहुंचा। कौन लोग थे इसमें जिन पर इतना बड़ा जिम्मा था? मिशन पहुंचा 24 मार्च 1946 को, दिल्ली आया, और जैसा आपने कहा वाकई हाई लेवल था। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे। एक तो पैथिक लॉरेंस जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिशन के अध्यक्ष भी। दूसरे सर स्टाफर्ड क्रिप्स, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे और वो पहले भी 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर भारत आ चुके थे। हाँ हाँ, क्रिप्स मिशन तो असफल रहा था। जी, लेकिन वो भारतीय नेताओं से परिचित थे। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर जो एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड मतलब नौसेना मंत्री थे। इन तीनों का कैबिनेट मंत्री होना ही इस बात का संकेत था कि ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए वाकई गंभीर थी। इनके पास फैसले लेने का अधिकार था, ये सिर्फ दूत नहीं थे। समझ गया। मतलब बड़े खिलाड़ी मैदान में थे। तो उन्होंने आते ही क्या किया? क्या उनके पास पहले से कोई ब्लूप्रिंट था या उन्होंने पहले यहाँ की जमीनी हकीकत समझी? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख नेता, दलित नेता, रियासतों के प्रतिनिधि, सबसे मिले वो। अच्छा, सबसे? हाँ, वो अलग अलग नजरिए, मांगे, डर और सबसे जरूरी आपसी मतभेदों की गहराई को समझना चाहते थे। ये एक तरह से सभी पक्षों को सुनने और शायद कोई कॉमन ग्राउंड तलाशने की कोशिश थी, जो बहुत मुश्किल काम था उस समय। शिमला में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। कांग्रेस और लीग के नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन मतभेद बिल्कुल साफ थे, कोई सहमति नहीं बन पाई। इन मुलाकातों और विचार विमर्श के बाद ही वो अपनी योजना लेकर आए होंगे फिर। यस। मैंने सुना है कि उनकी सबसे चर्चित पेशकश एक त्रिस्तरीय शासन प्रणाली थी। ये क्या थी और क्यों? ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। हाँ, ये कैबिनेट मिशन योजना का सबसे कह सकते हैं अनूठा और विवादास्पद हिस्सा था। 16 मई 1946 को जब मिशन ने अपनी योजना सामने रखी तो उसका केंद्र बिंदु यही त्रिस्तरीय संरचना थी। इसका आइडिया था कि प्रांतों को 3 ग्रुप्स या सेक्शंस कह लीजिए, ए, बी और सी में बांटा जाए। ग्रुप्स ए, बी और सी? जी। ग्रुप ए में मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा जैसे हिंदू बहुल प्रांत थे। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP जैसे पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, और ग्रुप सी में बंगाल और असम, जहां मुस्लिम आबादी काफी थी, खासकर बंगाल में। तो इन ग्रुप्स का मकसद क्या था? क्या ये एक तरह से पाकिस्तान की मांग को पिछले दरवाजे से मानना था? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा है। देखिए, इसका घोषित उद्देश्य तो था मुस्लिम बहुल प्रांतों यानी ग्रुप बी और सी को एक तरह की रीजनल ऑटोनॉमी देना, क्षेत्रीय स्वायत्तता। योजना के अनुसार ये ग्रुप्स मिलकर अपने लिए प्रांतीय संविधान बना सकते थे
और चाहें तो ग्रुप का अपना विधानमंडल और कार्यपालिका भी बना सकते थे। अच्छा, ग्रुप लेवल पर भी। हाँ, ये मुस्लिम लीग की चिंताओं को शांत करने का एक प्रयास था, उन्हें एक बड़े संघ के भीतर काफी स्वायत्तता देने का वादा करके। लेकिन साथ ही मिशन ने साफ साफ एक अलग संप्रभु पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो ये एक तरह का बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी? बिल्कुल, एक ऐसा संघ बनाने की कोशिश जिसमें केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली ना हो। केंद्र के पास केवल 3 विषय रहने थे: रक्षा, विदेश मामले और संचार। बस, बाकी सभी विषय और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, रेजिडुअरी पावर्स, वो प्रांतों के पास होती। प्रांतों को ये भी अधिकार दिया गया था कि वे चाहें तो 10 साल बाद या उसके बाद कभी भी संविधान पर दोबारा विचार करने की मांग कर सकते थे और किसी ग्रुप से बाहर भी निकल सकते थे। लेकिन क्या ये संतुलन साधने की कोशिश, क्या ये प्रैक्टिकल थी? एक कमजोर केंद्र और इतने शक्तिशाली ग्रुप्स, क्या ये चल पाता? यही सबसे बड़ा सवाल था और यहीं पर शायद योजना के फेल होने के बीज छुपे थे। ये अनिवार्य रूप से मुस्लिम लीग की अलग राज्य की मांग और कांग्रेस के संयुक्त भारत के विचार के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझौता खोजने का प्रयास था। लेकिन ये उस बुनियादी विरोधाभास को हल नहीं कर पाया कि लीग और कांग्रेस सत्ता को कैसे देखते थे। लीग इसे खासकर अनिवार्य ग्रुपिंग को भविष्य में पाकिस्तान की नींव के तौर पर देख सकती थी, जबकि कांग्रेस इसे प्रांतों की स्वायत्तता पर हमले के रूप में देख रही थी, खासकर NWFP और असम जैसे प्रांतों के लिए। हाँ, जहां कांग्रेस की सरकारें थीं या उनकी मजबूत पकड़ थी। क्या उन्होंने इसके पीछे कोई ठोस वजह बताई थी? हाँ, मिशन ने अपनी योजना में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने के साफ कारण दिए थे। उन्होंने कहा कि एक पूरी तरह से अलग पाकिस्तान बनाना भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से अव्यावहारिक होगा, प्रैक्टिकल नहीं है। तर्क ये दिया कि पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उनके बीच कोई ज्योग्राफिकल लिंक नहीं है। साथ ही पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में गैर मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, उनका बंटवारा बहुत मुश्किल और हिंसक हो सकता है। उन्होंने आर्थिक और सैन्य नजरिए से भी विभाजन को अव्यावहारिक बताया। ये उस समय लीग के लिए एक बड़ा झटका था। वैसे तो पाकिस्तान की मांग खारिज, ये त्रिस्तरीय योजना प्रस्तावित। इसके अलावा मिशन की मुख्य सिफारिशें क्या थीं, जो 16 मई 1946 को घोषित हुई? उप में स्वतंत्रता दी जाएगी, विभाजन नहीं। दूसरी, संघीय ढांचा। केंद्र में एक संघ सरकार होगी जिसके पास रक्षा, विदेश और संचार होगा। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों दोनों के प्रतिनिधि होंगे। तीसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण थी, संविधान सभा। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो भारत का नया संविधान बनाएगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। इसके सदस्य प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, और इसमें रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये पहली बार भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दे रहा था। और चौथी सिफारिश थी अंतरिम सरकार बनाने की। तत्काल प्रशासन चलाने के लिए वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रीऑर्गेनाइज करके एक अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें सभी प्रमुख भारतीय दलों के नेता शामिल होंगे। और खास बात ये कि वायसरॉय समेत सभी विभाग, डिफेंस भी भारतीय मंत्रियों को सौंपे जाएंगे। ये एक तरह से सत्ता के हस्तांतरण की शुरुआत थी। संयुक्त डोमिनियन, इसका ठीक मतलब क्या था? क्या ये पूर्ण स्वतंत्रता से कुछ अलग था? और ये संविधान सभा और अंतरिम सरकार का विचार उस समय के हिसाब से कितना क्रांतिकारी था? देखिए, डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि भारत स्वशासित होगा, लेकिन औपचारिक रूप से ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा रखेगा, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। ये पूर्ण संप्रभुता या पूर्ण स्वराज, जिसकी मांग कांग्रेस लंबे समय से कर रही थी, उससे तकनीकी रूप से थोड़ा कम था। हालांकि इसे स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना गया। और संविधान सभा का गठन तो अभूतपूर्व था। पहली बार भारतीयों को अपना संवैधानिक भविष्य तय करने का एक तंत्र मिल रहा था। और एक ऐसी अंतरिम सरकार जिसमें सारे सदस्य भारतीय हों, ये भी सत्ता के वास्तविक हस्तांतरण का प्रतीक था। ये सिफारिशें सिर्फ कागजी नहीं थीं, ये भारत के भविष्य की एक ठोस रूपरेखा पेश कर रही थी। जाहिर है, इतनी बड़ी और जटिल योजना पर प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही तेज आई होंगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे कैसे लिया, और गांधी जी की क्या भूमिका रही इसमें? प्रतिक्रियाएं बहुत कॉम्प्लेक्स थीं और बदलती रहीं।
शुरुआत में दोनों बड़े दलों ने योजना के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई, लेकिन अंततः इसे स्वीकार करने के संकेत दिए, हालांकि अपनी अपनी व्याख्याओं के साथ। यही प्रॉब्लम थी। गांधी जी ने योजना का समर्थन किया था। उनका मानना था कि उस समय की परिस्थितियों में ये सबसे अच्छा संभव प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीयों की औपनिवेशिक पीड़ा को समाप्त करने का बीज है। शायद उन्हें लगा कि ये योजना अपनी कमियों के बावजूद भारत को एकजुट रखने और विभाजन को टालने का एक प्रैक्टिकल, भले ही परफेक्ट न हो, मौका देती है। लेकिन कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो गांधी जी से पूरी तरह सहमत थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। उनका क्या रुख था? मौलाना आजाद, जो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने भी बातचीत में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा में शामिल होने पर तो सहमति जताई, लेकिन उन्हें ग्रुपिंग वाले प्रावधान पर गंभीर आपत्ति थी। कांग्रेस का तर्क था कि प्रांतों को ये तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, और ये फैसला संविधान बनने के बाद होना चाहिए, पहले नहीं। हाँ, ये बात समझ आती है। उन्हें डर था कि अनिवार्य ग्रुपिंग NWFP और असम जैसे कांग्रेस शासित या गैर लीग प्रांतों की स्वायत्ता को खत्म कर देगी। इसी मुद्दे पर कांग्रेस और लीग के बीच व्याख्या का मतलब फंडामेंटल अंतर था। और मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया? उन्होंने तो शायद शुरुआत में इसे स्वीकार किया था, फिर क्या हुआ? हाँ, मुस्लिम लीग ने जून 1946 में योजना को स्वीकार कर लिया था, शायद इसलिए कि उन्हें लगा कि ग्रुपिंग, खासकर ग्रुप बी और सी, अनिवार्य है और ये भविष्य में पाकिस्तान के निर्माण की दिशा में एक कदम हो सकता है। कमजोर केंद्र भी उनके हित में था। लेकिन जब कांग्रेस ने अपनी व्याख्या साफ की कि ग्रुपिंग वैकल्पिक है, और फिर जुलाई 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कांग्रेस संविधान सभा में अपनी इच्छा अनुसार योजना को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करेगी, तो लीग ने इसे वादा खिलाफी माना। उन्हें लगा कि कांग्रेस ग्रुपिंग के प्रावधान का सम्मान नहीं करेगी। इसके जवाब में मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 के आखिर में अपनी स्वीकृति वापस ले ली और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया, पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए। इसके बाद कलकत्ता और दूसरी जगहों पर भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। तो क्या नेहरू का वो बयान ही एक तरह का टर्निंग पॉइंट बन गया जिसने सारी बाजी पलट दी? इसे अक्सर एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ उसी बयान से सब कुछ बदल गया, लेकिन इसने निश्चित रूप से मुस्लिम लीग को अपना रुख बदलने और कांग्रेस पर अविश्वास करने का एक बड़ा कारण दे दिया। इसने कैबिनेट मिशन योजना के उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया। जो पहले से अविश्वास था वो और गहरा हो गया और बातचीत का रास्ता लगभग बंद हो गया। तो ये योजना जो इतनी उम्मीदों के साथ आई थी, आखिर लागू क्यों नहीं हो पाई? इसका असफल होना क्या दिखाता है? इसके फेल होने के कई कारण थे। पहला और सबसे बड़ा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरा अविश्वास और उनके राजनीतिक लक्ष्यों का फंडामेंटल विरोध। वो एक ही चीज नहीं चाहते थे। दूसरा, योजना की अपनी जटिलता और अस्पष्टता, खासकर वो ग्रुपिंग वाले प्रावधान पर, जिसने अलग अलग व्याख्याओं को जन्म दिया। तीसरा, बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और बढ़ता सांप्रदायिक तनाव, जिसने समझौते की सारी गुंजाइश ही खत्म कर दी। इसका असफल होना यही दिखाता है कि सिर्फ संवैधानिक योजनाएं या बाहर से मध्यस्थता तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि शामिल पक्ष एक दूसरे पर भरोसा करने और थोड़ा झुकने को तैयार ना हो। जमीनी हकीकत और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अक्सर कागजी योजनाओं पर भारी पड़ जाती हैं। तो संक्षेप में कहें तो कैबिनेट मिशन 1946 भारत को एकजुट रखते हुए स्वतंत्रता देने का एक गंभीर, जटिल और शायद आखिरी ब्रिटिश प्रयास था। इसने एक त्रिस्तरीय संघीय ढांचा, एक संविधान सभा और एक अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा और पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन आपसी अविश्वास, योजना की व्याख्या पर मतभेद और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के कारण ये असफल रहा और इसने कह सकते हैं कि अनजाने में ही विभाजन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय बिंदु ये रह जाता है, कैबिनेट मिशन योजना ने साफ तौर पर पाकिस्तान की मांग को नकारा और एक संयुक्त भारत का खाका पेश किया।
जिसे शुरुआत में दोनों प्रमुख दलों और गांधी जी जैसे नेताओं का भले शर्तों के साथ समर्थन भी मिला, फिर भी कुछ ही महीनों में विभाजन क्यों अवश्यंभावी हो गया, क्यों रुका नहीं? ये हमें ऐसे माहौल में जहां राजनीति बहुत ध्रुवीकृत हो, वहां संवैधानिक योजनाओं और समझौतों की सीमाओं के बारे में क्या सिखाता है? क्या होता है जब राजनीतिक लक्ष्य इतने अलग हों कि कोई भी बीच का रास्ता, चाहे वो कितना भी सोच समझकर क्यों न बनाया गया हो, दोनों पक्षों को मंजूर न हो? क्या विभाजन उस समय की राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों का एक अनिवार्य परिणाम बन चुका था? निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। इतिहास के गलियारों में ऐसे कई क्या होता अगर वाले क्षण हैं, और कैबिनेट मिशन उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। इस गहरे मंथन के साथ आज का ये अन्वेषण यहीं समाप्त होता है।